वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएस एंड एक था सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय सोवियत यूनियन। आपस में ये एक दूसरे से डायरेक्टली कभी नहीं भिड़े। जो सबसे क्लोजेस्ट मूवमेंट था दैट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962, लेकिन उससे ज्यादा एक दूसरे के आमने सामने आपको आते हुए ये नहीं दिखते हैं। लेकिन इन्होंने इस कोल्ड वॉर वाले पीरियड में जो 1947 से या 1945 से 1991 के पीरियड तक देखा जाता है, इन्होंने बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर लड़ी, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के अंदर हो, साउथ कोरिया के अंदर हो, चाहे वो वियतनाम के अंदर हो, चाहे वो अफ्रीका के अंदर हो, चाहे वो साउथ अमेरिका के अंदर हो। तो आपको इवन वो आपको टर्की और ग्रीस को भी इंक्लूड करते हुए दिख जाते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेसिकली सिंबॉलिक जो वॉर हम जिसको बोलते हैं वो है वियतनाम वॉर, जहां यूएस फेल होता हुआ दिखता है। यूएस जो एक ग्लोबल हेजेमनी है, वो एक छोटे से देश में जाकर हार गया। इसका रेमिफिकेशन, इसके इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा थे। आज इसी वॉर को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इस वॉर की शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें मेजर इवेंट हुए, यूएस की फॉरेन पॉलिसी पे इस पर क्या असर दिखेगा, क्या न्यूक्लियर डिटरेंस का एक नया प्रिंसिपल इससे आता हुआ दिखा, बिल्कुल आता हुआ दिखा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वियतनाम वॉर का इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन में देखा जाएगा तो जो टाइमलाइन है वियतनाम वॉर की, दैट इज अराउंड 1955 से 1975, लगभग 20 साल ये प्रॉक्सी वॉर चली। कहने को इसमें वियतनामीज लड़ रहे थे, कहने को ये वियतनाम वॉर थी, लेकिन ये लड़ाई थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच, ये लड़ाई थी सोवियत और यूएस के बीच। साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है वियतनाम, आपको पता है ऑलरेडी, आपने मैप में देखा होगा, जिसमें नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। इससे आपको पता चल जाता है नॉर्थ वियतनाम वाज कम्युनिस्ट, और जो साउथ वियतनाम है उसको यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा था, अलोंग विद जो बाकी एंटी कम्युनिस्ट एलाइज हैं उनके साथ मिलकर। मतलब एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, जो साउथ वियतनाम है वो यूएस सपोर्टेड था, जो नॉर्थ वियतनाम है वो सोवियत सपोर्टेड था। मतलब जो नॉर्थ वियतनाम है वो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो साउथ वियतनाम है वो कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, ये जो वॉर है वियतनाम वॉर, इसे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वॉर माना जा सकता है कोल्ड वॉर एरा की, क्योंकि इसके सिंबॉलिक रेमिफिकेशंस और इसके जो रिपरकशंस हैं वो आपको काफी ज्यादा चेंजेस लाते हुए दिखेंगे इन दी वर्ल्ड ऑर्डर आने वाले समय में। अगर बैकग्राउंड देखा जाए, जब इनिशियल ईयर्स में हमें देखने को मिलता है तो 1954 के अंदर आपको वियतनाम दो पार्ट में डिवाइडेड देखने को मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 17th पैरेलल, यहां आपको एक पैरेलल देखने को मिला, दिस इज 17th पैरेलल। इसी को हम डीमिलिटराइज जोन भी बोलते हैं। यहां दोनों में से किसी की मिलिट्री प्रेजेंट नहीं होती थी। नीचे वाला पोर्शन इज कैपिटलिस्टिक वियतनाम, ऊपर वाला नॉर्थ वाला रीजन इज कम्युनिस्टिक वियतनाम। तो ये आपको जेनेवा अकॉर्ड्स के अंदर आपको नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में डिवाइडेड देखने को मिल जाते हैं। जो नदन वियतनाम है उसको लीड कर रहे थे कम्युनिस्ट हो चिन मी, और दूसरा बात जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है उस तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाइए, और जो साउथ वियतनाम था उसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे गो दिन दियाम। इसको सपोर्ट मिल रहा था यूएस से। वापस रिपीट करता हूं, जो नॉर्थ वियतनाम है दैट वाज लेड बाय हो ची मिन, और जो बेसिकली साउथ वियतनाम है, जो कैपिटलिस्ट वियतनाम है, दैट वाज लेड बाय गो दिन दियाम। अब इससे आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है कि एटलीस्ट इतना पता चल चुका है कि जी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, एक कैपिटलिस्ट था और एक कम्युनिस्ट था, जो आपस में लड़ रहे थे अपना अपना आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट इंपोज करने के लिए इन दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ वियतनाम। सबसे पहले एक बैटल की बात करते हैं जिससे शुरुआत हुई इसकी, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ दिएन बिएन फू। अब ये बैटल कब हुई? ये बैटल हुई 1954 के अंदर। ये बैटल किसके बीच में हुई? ये बैटल हुई फ्रेंच कॉलोनियल आर्मी और वियतनामीज फोर्सेस के बीच में। इस बैटल में वियतनामीज फोर्सेस ने फ्रेंच कॉलोनियल आर्मी को हटा दिया और वहां से पूरी तरीके से फ्रेंच कॉलोनाइजेशन को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही फ्रेंच कॉलोनाइजेशन खत्म होता है, वियतनाम का डिवीजन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द जेनेवा अकॉर्ड्स, और उसे साउथ और नॉर्थ वियतनाम में डिवाइड कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूएस का इन्वॉल्वमेंट कैसा हुआ? आपको पता है यूएस कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहा था। सोवियत वाज ट्राइंग टू कैपिटलाइज इट फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवाइड आप ऑलरेडी देख चुके हो। इससे मैं छोटी सी कहानी और बताना चाहता हूं कि ये देश आपको दो पार्ट में डिवाइडेड क्यों दिखते हैं। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, और ये जितने भी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये डिवीजन आपको कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म बेसिस पे देखने को मिलता था। अब हमारे पास एक सवाल है, ये कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है ये कब हुई? ये शुरुआत हुई
वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से पहले। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जापान ने जब सरेंडर किया था 15 अगस्त को, तो सोवियत और यूएस जो है वो सेम साइड से लड़ रहे थे, एलाइज साइड से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि नॉर्थ से सोवियत एंटर करेगा, साउथ से यूएस एंटर करेगा, और जाके जापानीज फोर्सेस को वो क्या करा देंगे, सरेंडर करा देंगे। यूएस ने क्या किया, यूएस ने इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाके 6 और 9 अगस्त को वहां न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए। रीजन वाज क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि जापान को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, नॉर्थ जापान और साउथ जापान, क्योंकि वहां अगर सोवियत एंटर करता है तो वो अपनी कम्युनिज्म को वहां स्प्रेड या सोशलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। तो जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब का गिराना कहीं ना कहीं यूएस को अपनी हेजेमनी दिखानी थी सोवियत को कि हु इज द बॉस, हु इज द रियल बॉस। ईस्टर्न यूरोप में भी कैपिटलिज्म आना चाहिए, जापान में भी कैपिटलिज्म आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। 1945 में ये हरकत करी। 1949 में सोवियत ने एक और बम फेंक के मारा, बोला कि भाई मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर वेपन के बेसिस पे आप अपनी हेजेमनी मेरे को शोकेस नहीं कर सकते। इसीलिए आपको 1949 के बाद कोरियन वॉर भी होती हुई दिख रही है और ये वियतनाम वॉर भी होती हुई दिख रही है। अब कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूएस भी इसके अंदर एंटर करता हुआ दिख जाएगा। यूएस ने अपना पहले मिलिट्री एडवाइजर्स को भेजा लेट 1950s में, किसको रोकने के लिए, साउथ वियतनाम में कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। 1964 में एक इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन का इवेंट। गल्फ ऑफ टोंकिन में क्या हुआ, जो नदर्न वियतनामीज फोर्सेस थी उन्होंने यूएस फोर्सेस को विदाउट प्रोवोकेशन उन पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यूएस ट्रूप्स में आपको कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट आया जिसने इसे लार्ज स्केल वॉर में कन्वर्ट कर दिया और यूएस ने अपना आर्मी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया इस गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट के बाद। क्या किया, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने बोला कि अब यूएस मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट आपको एस्केलेट होता हुआ दिखेगा और अब ये जो वॉर चल रही थी ये एक लार्ज स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो हम बोल सकते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन वाज अ मेजर इवेंट इन दिस वॉर, जिसकी वजह से यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ता हुआ दिखता है। एक और स्टेक होल्डर, एक और प्लेयर जो इस वॉर में रोल प्ले कर रहे थे अदर देन साउथ वियतनामीज वॉर, साउथ वियतनामीज फोर्सेस, नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस एंड यूएस फोर्सेस, जो चौथी फोर्सेस है इसके अंदर वो है वियतकॉन्ग। वियतकॉन्ग कहो इसे या फिर नेशनल फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ साउथ वियतनाम। ये क्या है, ये कम्युनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है जो साउथ वियतनाम में फंक्शन कर रहा था। जैसे हमारे हम नक्सलवादियों को कहते हैं, माओवादियों को कहते हैं, जो बंदूक उठाकर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करते हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। सिमिलरली नॉर्थ वियतनाम सपोर्टेड एक वियतकॉन्ग नाम का इंसर्जेंट ग्रुप था जो साउथ वियतनाम, कैपिटलिस्ट वियतनाम में फंक्शन करता था और वहां टारगेट करता था कैपिटलिस्ट अथॉरिटीज को और कम्युनिज्म के स्प्रेड के लिए कंटिन्यूसली फंक्शन कर रहा था। ये नॉर्थ वियतनाम सपोर्ट कर रहा था। ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया, इनका जो तरीका था लड़ने का वो था गुरिल्ला वॉरफेयर। किसके अगेंस्ट, साउथ वियतनामीज फोर्सेस के अगेंस्ट और यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट। इनके जो टैक्टिक्स देखने को मिल रही हैं वो एम्बुशेस की तरह के हैं, वो एकदम घात लगा के बैठेंगे और जैसे ही फोर्सेस का यूएस ट्रूप्स या साउथ वियतनामीज ट्रूप्स आएंगे उन पर अटैक कर देंगे। सरप्राइज अटैक जैसा मैंने आपसे बोला, और इन टैक्टिक्स को अपना के जो यूएस की सुपीरियर सुपर एयर पावर थी उसको भी ये काउंटर करने में काफी हद तक सक्षम रहे। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क था इनका ग्राउंड टनल्स का, जिसके बारे में यूएस ट्रूप्स को और साउथ वियतनामी फोर्सेस को नहीं पता था। उन ग्राउंड टनल्स का यूज करके इन्होंने काफी ज्यादा सरप्राइज अटैक करे और यूएस ट्रूप्स उसके लिए तैयार नहीं थे और काफी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं यूएस साइड से जब आप इस वियतनाम वॉर की बात करते हैं। यूएस ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, जो यूएस फोर्सेस थी वो किस स्ट्रेटेजी पे चल रही थी, उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई सर्च एंड डिस्ट्रॉय की। उनका सीधा सीधा कहना था ये जो वियतकॉन्ग के जो लोकेशंस हैं उनको सर्च करो और जैसे ही वो मिलते हैं उन फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के चलते आपको काफी ज्यादा एयर रेड्स करने पड़े और जब एयर रेड्स करने पड़े तो उसमें काफी ज्यादा कोलैटरल डैमेज दिखा और बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज, सिविलियंस की डेथ भी होती हुई दिखती है। अब इन सिविलियंस की डेथ से आपको एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखेगी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू राइज होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से जो यूएस के अंदर एंटी वॉर सेंटीमेंट राइज हो रहा था उसको और ज्यादा बढ़ावा मिला और ग्लोबली भी यूएस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मतलब आप देख रहे हैं कि यूएस जीत नहीं पा रहा है, लेकिन यूएस के ऊपर प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर, जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ आपको दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो 1968 में होता हुआ दिखता है वियतनामीज न्यू ईयर पे, उसे हम बोलते हैं टेट ऑफेंसिव। ये किसका ऑफेंसिव ऑपरेशन था? ये 1968 में
एक मेजर टर्निंग पॉइंट की तरह राइज होता हुआ दिखता है। नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने और वियत कॉन्ग ने न्यूमरस सिटी, साउथ वियतनाम की बहुत सारी सिटीज पर अटैक किया जनवरी 1968 में, जिसे वो टेट ऑफेंसिव बोलते हैं, जिसके अंदर साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगॉन भी शामिल थी। जब इतना ज्यादा एग्रेसिव अटैक आपको साउथ वियतनाम पर देखने को मिला तो यूएस ने भी क्या करना शुरू किया, रिटेलिएट करना शुरू किया। और उस लॉसेस के चलते जो बेसिकली जब ये टेट ऑफेंसिव हुआ तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में यूएस ने अपने देश में बोल रखा था कि वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, यूएस जीतने वाला है, यूएस इज ऑलमोस्ट देयर, पूरे वियतनाम को कैपिटलिस्ट वियतनाम बना दिया जाएगा। लेकिन जब ये जनवरी 1968 में टेट ऑफेंसिव हुआ तो कहीं ना कहीं वो जो मुखौटा था ना जीत का जो लगाए घूम रहा था यूएस, उसको हटा दिया गया। यूएस के सिविलियंस को ये पता चल चुका कि आने वाले समय में जल्दी में ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाली, और पिछले 13 सालों से जो हमारे सोल्जर्स कंटिन्यूसली वहां किसी और की वॉर में जाके मर रहे हैं, ये आगे भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जो विक्ट्री का बिलीव था वो कम होता हुआ दिखा, और यूएस की पब्लिक का जो डिस्कंटेंटमेंट था, जो डिस्कंटेंट था, जो एप्रीहेंशंस थे, वो और ज्यादा राइज होते हुए दिखे। आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब क्या मिला? विनाश काले विपरीत बुद्धि, कंगाली में आटा गीला, माई लाई मैसेकर। एक तो यूएस वैसे ही नहीं जीत रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, यूएस फोर्सेस ने टेट ऑफेंसिव के बाद, जनवरी 1968 में टेट ऑफेंसिव हुआ, मार्च 1968 के अंदर इन्होंने यूएस सोल्जर्स ने 100 ऑफ अनआर्म्ड साउथ वियतनामी सिविलियंस, एक साउथ वियतनाम का गांव है जिसे हम बोलते हैं माई लाई विलेज, वहां इन्होंने वियत कॉन्ग समझकर कि ये कम्युनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप वियत कॉन्ग के लोग हैं, वहां जाकर अनआर्म्ड, निहत्थे और इनोसेंट गांव वालों को मार दिया, मैसेकर कर दिया। 100 से ज्यादा, हजारों लोगों को आपने मौत के घाट उतार दिया, ये समझकर के वो कम्युनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इस मैसेकर को यूएस को पता था गलती हो चुकी है, 1 साल तक सीक्रेट रखा गया, मतलब 1969 तक इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन इवेंचुअली जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो आपको काफी ज्यादा आउटरेज देखने को मिलती है यूएस के अंदर भी और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट को काफी ज्यादा अपोज किया गया और फोर्स किया गया यूएस को कि भाई अब तुम वहां से बाहर निकलो, क्योंकि तुमसे रिजोल्यूशन तो हो नहीं रहा कॉन्फ्लिक्ट का, ना तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हो, ना तुम कम्युनिज्म को रोक पा रहे हो, ना ही तुम पीस मेंटेन कर पा रहे हो, तुम लोगों का, सिविलियंस का मैसेकर भी कर रहे हो, तुम वहां जाके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए रीजन बन रहे हो। तो इंटरनेशनल प्रेशर आपको यूएस के ऊपर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा इस माई लाई मैसेकर के बाद। इस इंपैक्ट ने, इस जो वॉर चल रही है पूरी, इसकी वजह से यूएस ने की पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा चेंज होती हुई दिखी। कारण बीइंग, रीजन बीइंग 1960s में एंटी वॉर प्रोटेस्ट आपको यूएस के अंदर बढ़ती हुई दिखती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वॉर का इतना ज्यादा पॉलिटिकल रेमिफिकेशन था कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, जिन्हें मैं भी बात, जॉनसन जिनकी हम बात कर रहे थे, इन्होंने 1968 इलेक्शन लड़ने से ही मना कर दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि ये जो वियतनाम में हो रहा है, ये जो पब्लिक का गुस्सा है, उसका कारण शायद मैं भी हूं, मेरे डिसीजंस भी हैं। तो ये जो वियतनाम में हमारी विफलता हुई है, ये जो फेलियर है वियतनाम का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूं और मैं 1968 के इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। ऐसा करना किसी यूएस प्रेसिडेंट का खुद में ही बहुत बड़ी बात है। सॉरी, ये जो एंड कंफ्लिक्ट, जो पब्लिक का जो कंटिन्यूस प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है यूएस फोर्सेस के ऊपर, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इस वॉर को खत्म करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन आपके इंटरनेशनल पॉलिसीज को, किस तरीके से पब्लिक डिस्कंटेंट आपके इंटरनेशनल एस्पेक्ट को इंपैक्ट कर सकता है, डिविएट कर सकता है फ्रॉम व्हाट यू हैव थॉट इट वुड बी। पेरिस पीस अकॉर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 1973 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस अकॉर्ड साइन हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस पीस अकॉर्ड। कब साइन हुई? जनवरी 1973 के अंदर। कौन कौन थे? 4 प्लेयर्स हैं वॉर के अंदर, नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस, साउथ वियतनामीज फोर्सेस, यूएस फोर्सेस और वियत कॉन्ग, जिसे हम कम्युनिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप बोल रहे हैं। इन चारों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिससे यह बोल दिया गया कि ऑफिशियली यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वियतनाम वॉर के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। अब यूएस किसी भी तरीके से डायरेक्टली, यूएस की फोर्सेस डायरेक्टली वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व नहीं करेंगी। ऑल दो यूएस का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के जो बीच में लड़ाई है वो आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी इस 1973 के बाद भी। लेकिन ये समझ में आ गया कि यूएस फोर्सेस ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया वहां से, एक अपना समूह लेकर वो वापस आ गए। एक ऐसा देश जो अपने आप को ग्लोबल हेजेमनी बताता है, मिलिट्री हेजेमनी बताता है, एक छोटे से देश में जाकर अपनी मुंह की खाके वापस आ गया। उनके लिए ये इतना बड़ा
फेलियर था, उनके लिए इतनी शर्म की बात थी कि आज भी वियतनाम की जब बात होती है तो यूएस का सर शर्म से झुक जाता है, बिकॉज दैट वाज अ फेलियर, अ ह्यूज फेलियर। जैसा हम अफगानिस्तान की बात करते हैं इन द रिसेंट टाइम्स, तो उससे मच वर्स सिचुएशन थी वियतनाम के अंदर, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम पे कुछ और ही थी। फॉल ऑफ साइगॉन, अब ये समझने की कोशिश करिए, इससे आपको समझ में आएगा यूएस क्यों हारा, यूएस को क्यों बोलते हैं कि यूएस वियतनाम वॉर हार गया। द रीजन बीइंग, यूएस हमेशा क्लेम करता है कि वॉर हारा नहीं, उसने विड्रॉ कर लिया, लेकिन सच ये है कि यूएस वो वॉर हार चुका था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गया था वो कभी अचीव नहीं कर पाया। अप्रैल 1975 के अंदर नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेज ने, मतलब कम्युनिस्ट वियतनामीज फोर्सेज ने साइगॉन, जो कि साउथ वियतनाम की कैपिटल थी, उसे कैप्चर कर लिया, और इसके साथ खत्म होती है वियतनाम वॉर, और पूरी तरीके से रीयूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है आपको वियतनाम का, और पूरा वियतनाम कम्युनिस्ट रूल के अंदर आता हुआ दिखता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई में सोशलिज्म, सोवियत यूनियन का सोशलिज्म जीतता हुआ दिख रहा है। ये जो साइगॉन का जो फॉल था, इसे कैपिटलिज्म का फॉल की तरह देखा गया, और आज की डेट में भी सबसे ज्यादा पावरफुल सिंबल की तरह देखने को मिलता है इस वॉर के आउटकम के लिए, और उसके कुछ ग्लोबल रेमिफिकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वॉर के बाद क्या हुआ? इस वॉर में अगर इसका एस्टिमेट लगा जाए, लगभग 20 से 30 लाख लोगों की डेथ हुई, 2 से 3 मिलियन लोग मर चुके हैं इस वॉर के अंदर, लाखों लोग घायल हुए, और पता नहीं कितने डिस्प्लेस हो गए। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है इसका यूएस की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। यूएस की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी में एक मेजर एस्पेक्ट आया, वो ये बोला कि पब्लिक ट्रस्ट होना यूएस की मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें एक चेंज होता हुआ दिखेगा, उनकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी उसमें एक चेंज होता हुआ दिखेगा। उन्होंने मेक श्योर किया कि किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी में हम मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, जहां कोई भी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट या कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी या फिर कोई ऐसे लोग होंगे जो काफी ज्यादा नेशनलिज्म बिलीव करते हैं और अपने देश से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और किसी एक्सटर्नल इंट्रूजन के लिए तैयार नहीं है। यह भी बोला गया कि वियतनाम को भी काफी ज्यादा सफरिंग झेलनी पड़ी, कई साल, कई डिकेड्स तक उसे रीबिल्ड में ही लगा रहा, वो अपने आप को रीबिल्ड करने में लगा रहा, तो वो भी एक मेजर रीजन है। लेकिन जो ज्यादा लॉस हुआ है, देखो मटीरियलिस्टिक लॉस तो फिर भी वापस आ जाएगा, जो वियतनाम के साथ था दैट वाज अ मटीरियलिस्टिक लॉस, लेकिन जो इमेज का और जो आपकी इज्जत का लॉस है उसे वापस ला पाना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए 50 साल बाद भी आज भी आप यूएस का मजाक उड़ाते हैं व्हेन इट कम्स टू वियतनाम वॉर, उसकी फेलियर का मजाक उड़ाते हैं। इस वियतनाम वॉर की लीगेसी में हमें यह देखने को मिल रहा है कि डीप स्कार्स देखने को मिल रहे हैं वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एक मोर कॉशियस यूएन फॉरेन पॉलिसी आती हुई दिखेगी, इसको हम बोलते हैं वियतनाम सिंड्रोम। ये जो वियतनाम सिंड्रोम है, ये एक सीख है जो यूएस ने वियतनाम वॉर से ली, जिसमें उसने सीखा कि किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन से वो थोड़ा सा अब बचने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक वो रुका नहीं। इराक में इन्वेजन किया, फिर अफगानिस्तान में किया। इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल अवेयरनेस भी बढ़ी कि कैसे कोल्ड वॉर की कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पब्लिक ओपिनियन भी में, मतलब पब्लिक ओपिनियन भी कोल्ड वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें मैटर करना शुरू कर देती है। किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी आपकी पब्लिक ओपिनियन भी रन करती है। इससे हमें एक और चीज देखने को मिलती है, अगर मैं कंक्लूजन देखूं, इस टाइम पे एक और थ्योरी निकल के आई नीना टेननवॉल्ड की, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर टैबू। उन्होंने बोला ऑल्दो यूएस एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, लेकिन उसको पता था कि वियतनाम में न्यूक्लियर वेपन यूज करना उसी के ट्रस्ट को, उसी की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करेगा। तो न्यूक्लियर वेपन कभी यूज करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, हमेशा डेटरेंस क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। और नीना टेननवॉल्ड की उस न्यूक्लियर टैबू थ्योरी को वियतनाम वॉर काफी हद तक प्रूव करती है कि ऑल्दो यूएस हार गया लेकिन न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करे। हमें यह भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से आप कितनी भी पावरफुल कंट्री हो, लेकिन किसी और देश में जाके किसी और देश का हिस्सा बनकर किसी और देश में अपनी हेजेमनी क्रिएट करना आसान नहीं होता, चाहे आप यूएस ही क्यों ना हो। इस वॉर का अगर कंक्लूजन देखा जाए, एक हार्श लेसन है हमारे लिए फॉरेन इंटरवेंशन को लेके, कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली उन देश के अंदर जहां स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट सेंटिमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज, ये किसी भी तरीके से एसिमेट्रिक वॉरफेयर के चैलेंजेस को बताता है, और ये बताता है किस तरीके से पब्लिक सपोर्ट जरूरी होता है जब भी आप किसी वॉर का हिस्सा होते हैं। अगर आपकी खुद की जनता आपको सपोर्ट नहीं करे तो डेफिनेटली आप वो वॉर नहीं जीतोगे, क्योंकि आपको एक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर झेलने को मिलेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दी वियतनाम वॉर। आई गेस मैं आपको इजीली समझा पाया हूंगा कि वियतनाम वॉर किस तरीके से हुई, क्या क्या मेजर इवेंट्स थे, क्या क्या यूएस की फॉरेन पॉलिसी में फर्क पड़ा। वियतनाम सिंड्रोम आज भी आपको पिक्चर में आता हुआ दिख जाता है जब यूएस की फॉरेन पॉलिसी हम देखते हैं। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।